Hello and welcome to Vizdex Plus. Follow us on YouTube, Twitter, Insta and Facebook. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का पहला सवाल है कि अटल इनोवेशन मिशन ने किस संगठन के साथ स्कूली छात्रों के लिए अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेटअप मॉड्यूल शुरू किया है। ठीक है, तो इसका अटल इनोवेशन मिशन एआईएम ने किस संगठन के साथ में, मतलब इन चारों में से किसके साथ स्कूली छात्रों के लिए, स्टूडेंट के लिए अटल टिंकरिंग लैब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेटअप मॉड्यूल शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है नेस्कॉम। तो इसमें क्या, देखो पहले समझ लो कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक होती है मानव की प्राकृतिक बुद्धि, एक होती है मशीनों की कृत्रिम, जिसमें मानव बुद्धि डालता है। तो इस जो मानव ने किसी मशीन में कृत्रिम बुद्धि डाल दी है उसका उपयोग करके करना है। ठीक है, बाकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है और इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम है जो कि जॉन मकार्थी ने दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद में अब देखेंगे कि नेस्कॉम है जो कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम नीति आयोग। ठीक है, देखो अब देखो, नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन है जिसे नीति आयोग चला रहा है और इसको जो सपोर्ट कर रहा है जो कि नेस्कॉम है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया है, नीति आयोग के कई सारे कंपोनेंट है, उसमें से एक कंपोनेंट है अटल टिंकरिंग लैब। मतलब स्कूलों में क्लास 6 से 10 तक के स्कूलों में वहाँ पर लैब इस्टेब्लिश की जाती है ताकि बच्चों में इनोवेशन आ सके, कुछ ऐसे सॉल्यूशन मशीनों को देखकर बना सके। ठीक है, तो अटल टिंकरिंग लैब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल के माध्यम से स्टार्टअप मॉड्यूल लॉन्च किया गया है जो देश के युवाओं के दिमाग और अगले लेवल पर नवाचार मतलब इनोवेशन, किसी चीज़ को नया इनोवेट करना को सशक्त बनाता है। ठीक है, फिर नेस्कॉम के बारे में देख लीजिए, ये गैर लाभकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन 1988 में बना था। मतलब नेस्कॉम नॉन प्रॉफिट है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट है, किसी लाभ के लिए काम नहीं करता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओडिशा और महाराष्ट्र के लिए महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट निर्माण श्री। ठीक है, तो निर्माण श्री शुरू किया है किसमें, हाउसिंग सेक्टर में। हाउसिंग मतलब जो भी मकान कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में है उसमें प्रोजेक्ट निर्माण श्री किसने शुरू किया है, तो सार्क, ओपेक, आसियान और यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन ने ये प्रोजेक्ट निर्माण श्री शुरू किया। ठीक है, तो निर्माण श्री में क्या है, निर्माण श्री में क्या है, यहाँ पर देखो ये पोस्टर डाल रखा है कि ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। जो भी महिलाएं हैं उनमें स्किल देनी, स्किल किस चीज़ के लिए देनी, कि मकान काम करते समय अपनी कुछ ऐसी कौशल का काम कर सके तो मतलब ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सके मकान बनाने में। तो निर्माण श्री प्रोजेक्ट महाराष्ट्र एंड ओडिशा में स्किलिंग वुमेन इन हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये निर्माण श्री प्रोजेक्ट शुरू किया 1 मिलियन यूरो के साथ, बड़े पैमाने पर अपनी तरह का पहला स्थायी आवास है। तो इसमें क्या कि महिलाओं को कौशल बढ़ाने के लिए काम। ठीक है, इसमें हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया ने भी विद पोषण मतलब फाइनेंस किया है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसका हिंदी में बोलेंगे एस्पिरेशनल को महत्वाका हाँ, आकांक्षी या महत्वाकांक्षी मतलब किसी भी चीज़ की आकांक्षा रखने वाले। ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए आईटी इंफ्रा को आधुनिक बनाने में किस कंपनी की मदद की है। ठीक है, तो इन जो भी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के लिए आईटी इंफ्रा को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल ने मदद की है। ठीक है, ओरेकल ने। तो इसमें क्या होगा कि देखो पहले अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तीन तीन रूपों में चलता है, एक कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। कंपटीशन किसके बीच में, दो राज्यों के बीच में। ठीक है, कन्वर्जेंस मतलब किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट स्कीम के बीच में। और कोलैबोरेशन किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में। ठीक है, कोलैबोरेट करना मतलब एक दूसरे का सहयोग संगठन बनाना। कंपटीशन दो दो जिलों के मध्य में कंपटीशन करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को रेखांकित करते हुए महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल को संलग्न किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी पिछड़े जिले हैं उनमें से 112 में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। जो भी नागरिक रहते हैं उनके स्टैंडर्ड लेवल में सुधार करना है। लगभग 1.4 बिलियन 28% आबादी इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन आउटकम फोकस। ठीक है, जो भी मान लो कि किसी भी
कितना इन्वेस्ट किया और उसका आउटकम कितना है, ठीक है। उस पर आउटकम फोकस्ड पर, गवर्नेंस पर, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण पर, और डेवलपमेंट पर, इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए इस ओरेकल की हेल्प ली है। और साथ में नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। एक भारत सरकार की नीति आयोग नीति है जिसमें योजना आयोग को बंद करके 1 जनवरी 2015 से लागू है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। किसी कार्यकारी आदेश निकालकर इस बॉडी को बना दिया गया है। हेडेड है, इसको जो भी अध्यक्ष करते हैं वो अध्यक्षता करते हैं नीति आयोग की प्रधानमंत्री द्वारा है, ठीक है, पीएम द्वारा है। हाल ही में लोकसभा ने हाल ही में किस भाषा में शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया, ठीक है। लोकसभा में फ्रेंच भाषा में शुरुआती स्तर में किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लोकसभा ने संसद भवन में, ये पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए फ्रेंच में, ठीक है, फ्रेंच ध्यान रखना है। मैं कोर्स इसके लिए कितने 57 अधिकारियों ने पंजीकरण किया है। फिर नेक्स्ट वाले मुक्ति कारवां, मुक्ति कारवां किस फाउंडेशन का अभियान है, तो इसका राइट आंसर है कि कैलाश सत्यार्थी, इस्माइल फाउंडेशन, बाल फाउंडेशन को बचाओ, स्नेहालय फाउंडेशन। तो इसमें कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, ठीक है। ये मुक्ति कारवां क्या करता है, मुक्ति कारवां करता है बाल अधिकार होते हैं, जो भी बच्चों के अधिकार होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाता है, बाल तस्करी के खिलाफ अभियान चलाता है, ठीक है। तो अब इसके द्वारा क्या किया, बिहार में अब वेबिनार कर बिहार में डिजिटल रूप से लॉन्च कर दिया, इसलिए मुक्ति कारवां फिर वापस चर्चा में आ गया। बच्चों के लिए, बाल अधिकारों के लिए मुक्ति कारवां है कि जो बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, बाल तस्करी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बच्चों का शोषण ना हो इसके लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी कौन है, इन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी नोबेल पुरस्कार बाल अधिकार कार्यकर्ता है और नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी जी को, ठीक है। ये डेवलपमेंट ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट वाले अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर है जो कि शहजान मुजीब बने, या सनी हिंदुस्तानी या रोहित राउत या कोई नहीं, तो इसमें से शहजान मुजीब बने, ठीक है। तो ये शहजान मुजीब कौन है, संगीतकार और संगीत निर्देशक, संगीत का डायरेक्शन भी करते हैं। इनकी फिल्म 11 ने सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ये तो हो गया इनका परिचय। लेकिन अब क्या है कि इंडियन आइडल सीजन 11 के फाइनलिस्ट और ऑस्कर नॉमिनेटेड प्लेबैक सिंगर, ठीक है, शहजान मुजीब को अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले अलीगढ़ मुस्लिम कॉरपोरेशन के पहले एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, जो कि इसके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्हें चुना गया है, ठीक है। तो अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले सरखेज रोजा स्मारक, जो कि हाल ही में समाचार में रहा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये सरखेज रोजा है जो कि गुजरात, नागालैंड, लद्दाख या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है, ये है गुजरात में। अब ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि इस बार क्या कि 74th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया पोस्ट द्वारा जारी की 5 स्टैम्प में से इसको एक जगह मिली है, ठीक है। तो सरखेज रोजा ये क्या है कि ऐतिहासिक स्थानीय इतिहासकारों, मतलब ये एक प्राचीन स्मारक है जो कि अहमदाबाद में स्थापित है, ठीक है। तो अहमद के नाम पर अहमदाबाद का नाम पड़ा, और अहमदाबाद के नज़दीक एक सरखेज नाम का गांव था, और वहाँ पर ये एक स्मारक है उनकी, तो इनकी जिनकी याद में बनाया गया वो, तो अब उसके लिए एक स्टाम्प जारी कर दिया गया, तो वो इसलिए वापस चर्चा में आ चुका है। नेक्स्ट वाले, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग के स्वदेशीकरण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनमें से कौन सा पोर्टल स्वदेशीकरण हेतु, किसका, रक्षा उत्पादन के लिए, तो इसका राइट आंसर है जो कि सृजन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इस सृजन पोर्टल पर हम कौन कौन से उपक्रम बाहर से मंगवाते हैं उनकी जानकारी रख दी जाएगी, तो हमारे यहाँ की जो स्थानीय कंपनी है उनको पता चलेगा कि ये आइटम बाहर से मंगाए जाते हैं, क्या हम इन उत्पादों को बना सकते हैं, यदि यस वी कैन डू इट, देन आप इस साइट के ऊपर से देखिए, उस सृजन पोर्टल के ऊपर से आपको सारा डाटा मिल जाएगी, और आप भी आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दीजिए, और आप भी इस प्रकार की मशीनरी का लाइसेंस के बाद में निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के तहत में रक्षा मंत्री ने सृजन पोर्टल का शुभारंभ किया है। फिर नेक्स्ट वाले कि हाल ही में
प्रथम बार ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन प्रथम बार है, ठीक है, फर्स्ट बार हुआ है ऑनलाइन देशभक्ति फिल्म समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इंडियन फिल्म प्रोडक्शन कॉरपोरेशन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कॉरपोरेशन ऑफ फिल्म, नेशनल फिल्म प्रोडक्शन कॉरपोरेशन। तो प्रथम बार ऑनलाइन जो कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। इसमें क्या है कि फिल्म फेस्टिवल में हाई क्वालिटी की स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित होने वाली वेबसाइट पर देशभक्तिपूर्ण जो भी फिल्में देशभक्ति पर थीम पर बनी हुई है, तो उनमें cinemasofindia.com www.cinemasofindia.com पर ये इस प्रकार का एक इन्होंने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो भी हाई क्वालिटी की और देशभक्ति फिल्में होगी वो इस पर चलाई जाएगी। इस बार सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी को दृष्टि और श्रवण दोष, मतलब जो देख नहीं सकते या फिर जो सुन नहीं सकते, उनके लिए एक सुलभ बनाकर इस फिल्म को भी इस पर अपलोड किया गया है। तो ये 7 अगस्त 2020 से शुरू हुआ और 21 अगस्त 2020 तक ये समारोह चलेगा। फिर है नेक्स्ट वाले, किसने भारत के स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर एक भारत टीम इंडिया अभियान शुरू किया है? तो एक भारत टीम इंडिया, इसके बारे में देखेंगे तो इसे है जो भारतीय ओलंपिक संघ ने शुरू किया है। तो इसमें एक भारत टीम इंडिया में क्या किया है, जो भी एथलेटिक्स के जो भी जिन्होंने खेल खेला है ओलंपिक्स के लिए, तो उनमें 100 साल की भागीदारी को, तो इसमें क्या है कि ओलंपिक्स के मतलब नई पहचान और लोगों के अनुकूलन के भाग के रूप में 74th स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ ने एक भारत टीम इंडिया डिजिटल अभियान शुरू किया। ठीक है, इसमें क्या किया है, जो भी ओलंपिक खेलों में अपनी 100 साल की भागीदारी को चिन्हित करता है, ओलंपिक खेलों में जो भी 100 सालों में अपना जो योगदान दिया है उसका एक डिजिटल कर रहे हैं। इस डिजिटल करने से क्या फायदा, एथलेटिक्स के बारे में कर रहे हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया, तो इनको देखकर दूसरे लोग भी, युवा भी आकर्षित होंगे, फिर वो भारत के लिए खेलेंगे तो भारत का नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा। इसके लिए एक भारत टीम इंडिया को भारतीय ओलंपिक संघ ने लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट वाले, ए बैंड इन टाइम राइटिंग ऑन चिल्ड्रन द कोविड-19 महामारी, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए बैंड इन टाइम राइटिंग ऑन द चिल्ड्रन द कोविड-19 महामारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है बिजल वचराजनी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इनको इस क्षेत्र में काफ़ी पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन टाटा समूह की पराग सम्मान सूची 2020 में भी इनका नाम दिया गया था। बाकी बिजल वचरानी ओट हेयर चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2020 की भी विजेता रही है ये। ठीक है, और इनकी पुस्तक है जो कि टॉकिंग क्यूब द्वारा प्रकाशित की गई। ठीक है, बच्चों की स्पीकिंग टाइगर की छाप द्वारा प्रकाशित की गई है। इन्होंने क्या किया, ए बैंड इन टाइम कोविड-19 महामारी पर बच्चों पर लिखित नामक पुस्तक जारी की। ठीक है, जिनका परिचय पुरस्कार बच्चों के लेखक बिजल इन्हें हैं, जो कि बच्चों का लेखक माना जाता है। ठीक है, कौन है? बिजल वचरजानी ने। ठीक है, बिजल वचरजानी ने ये बुक लिखी है, बैंड इन टाइम कोविड-19। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, जिस पर शेयरों की ट्रेडिंग खरीदी और बेची जाती है, ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में एजुकेशन पर पूरा ध्यान नहीं दिए गए, तो PI विकसित और लॉन्च किसने किया? ठीक है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय एक्सचेंज वेट। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और किस संस्था ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्ट एजुकेशन विकसित और लॉन्च किया है? तो इनमें क्या किया है कि NSE ने, ठीक है, और ये दलाल स्ट्रीट मुंबई में, फिर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड फंड ट्रस्ट ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने, जो यहाँ पर 4 दे रखे हैं इनमें से इसका राइट आंसर जो कि बेंगलोर है। तो NSE ने, इसने बेंगलोर ने, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट ने ऑनलाइन निवेशक शिक्षा संस्था, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिस पर जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो यहाँ से लर्निंग कर सकता है। ठीक है, PI को एक वर्चुअल मीटिंग में, वर्चुअल मतलब आभासी मीटिंग में, जिस तरह अपन पढ़ रहे हैं, या फिर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सेबी के कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति में इस प्रकार इन्होंने भाग लिया और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, ताकि कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो यहाँ से एजुकेशन ले सकता है। ये नेक्स्ट सवाल 14 नंबर सवाल आपके लिए कल के लिए में फिर वापस पेंडिंग में रखा गया है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल और आलेख न्यूज़ लेटर लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल और आलेख न्यूज़ लेटर लॉन्च किया है? जनजातीय मंत्रालय ने। ठीक है, तो स्वास्थ्य पोर्टल क्या है कि इसमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने
स्वास्थ्य नामक जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल, ठीक है। तो जो भी जनजातीय इलाकों में वहाँ पर उनके स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। साथ ही में स्वास्थ्य पोर्टल क्या करता है, जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य रिलेटेड और न्यूट्रिशन पोषण रिलेटेड जानकारी प्रदान करता है। उससे क्या होगा, यदि एक डाटा कलेक्शन हो गया तो उनके लिए अच्छी पॉलिसी का निर्माण किया जा सकेगा, ठीक है। साथ ही भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पहल क्या की है, गोल गोल को कौन कौन चला रहा है, फेसबुक के साथ में साझेदारी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि 5,000, इसका टारगेट क्या है, 5,000 आदिवासी युवाओं, आदिवासी जो भी यूथ है उनको मेंटरिंग देना है ताकि वो अपने समुदाय में एक अच्छा नेता उभर सके, ठीक है। तो गोल की फुल फॉर्म क्या है, गोइंग ऑनलाइन, गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स, ठीक है। तो 5,000 आदिवासियों को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अपने समुदाय में एक युवा नेता उभर सके, ताकि इनके मुद्दों को आवाज़ दे सके, बुलंद आवाज़ दे सके, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा फेसबुक और नीति आयोग के साथ में अक्टूबर 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। साथ ही इसका टारगेट है कि लैंगिक अंतर, ठीक है, जो भी पुरुष और महिलाओं के बीच में काम करने के लेवल पर या फिर समझने, पढ़ने, कंप्यूटर या फिर राजनीति के क्षेत्र में जो भी अंतर है उन्हें समाप्त करना है, ठीक है। और आदिवासी महिलाओं में भी नेतृत्व के गुण लाने में भी काम करेगा, ठीक है। बाकी आले की न्यूज़लेटर क्या है, तिमाही आधार पर, ठीक है, जारी किया जाएगा। ये आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के कार्यों का प्रदर्शन करेगा। एक दूसरे की सफलताओं से, असफलताओं से भी सीखने में मदद मिलेगी। मान लो आज असफल हुए हो, किन कारणों से असफल हुए, यदि मैं उन्हें पहचान कर लूँ तो मुझे सफल होने में जल्दी मौका मिल जाएगा। इसमें मैंने आपके लिए 2 सवाल जो पेंडिंग है छोड़े, एक पियर ब्रिज का है और स्पेस ब्रिक्स का है, ठीक है। ये सवाल हम कल डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज का सेशन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे उन 2 सवालों को अच्छे तरीके से समझाना है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रिटेन ने भारत में कितने पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ब्रिटेन ने भारत में 3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। किसके लिए, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज और कोविड-19 बीमारी से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में, जो भी उद्योग है, इंडस्ट्री है और जो भी टीचर्स, एजुकेशन प्रोफेसर्स है, में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए फंड लॉन्च किया है। तो ये जो भी इंडस्ट्री है और प्रोफेसर है, भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए, ताकि इनका वैज्ञानिकों को समर्थन कर सके तो ये इन चीज़ों से निपटने में हेल्प कर पाएंगे, इसलिए फंड लॉन्च किया है, ठीक है। ये यूके और भारत के टेक साझेदारी के मतलब टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी निर्माण में मदद करेगा। और ये यूके, भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों द्वारा शुरू की गई है। इस फंड का उद्देश्य यूके की औद्योगिक रणनीति को उत्प्रेरित करना है, जिसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इस अनुदान का उपयोग टेक क्लस्टर क्या होते हैं, टेक क्लस्टर्स को विकसित करने के लिए किया जाएगा। फिर आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश को का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है। तो प्लाज्मा बैंक के बारे में मैंने कई बार इसकी जानकारी दे रखी है। तो प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है, तो ये है लखनऊ में खोला गया है। लखनऊ में कहाँ है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला गया है।